Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं निकिता जी। ये वर्तमान में डीएसपी है। तो जानते हैं इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब पहली बार दिमाग में ये ख्याल आया कि हमें एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और तमाम क्वेश्चंस जो होंगे वो सब जानेंगे हम निकिता जी से। तो मोस्ट वेलकम निकिता जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी जी। सॉरी, आवाज क्लियर नहीं है। ऑलराइट निकिता जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले कुछ जरूरी क्वेश्चंस जो होंगे, जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है इस इंटरव्यू सेशन में। जी धन्यवाद। जी, तो वो पहली मर्तबा कब था जब आपको दिमाग में आया कि मुझे जो है स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, या क्या स्टार्टिंग से ही ये था कि मुझे यूनिफॉर्म जॉब ही करना है पीएससी से? वेल, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस पोस्ट पर अभी मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। तो जितना भी इंस्पिरेशन है वो मेरे पापा से आता है मेरे लिए, इस पोस्ट के लिए, सिविल सर्विसेज या जो भी है। शुरुआत से अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग स्कूलिंग ऐसा कुछ था नहीं मेरे दिमाग में कि सिविल सर्विसेज में आना है या ऐसा कुछ। लेकिन फिर थ्रू आउट द टाइम मेरे पापा मोटिवेशन का सोर्स रहे मेरे लिए। देन मेरे नाना जी भी एक तहसीलदार थे, तो वो भी एक मोटिवेशन का सोर्स रहे सिविल सर्विस में आने के लिए। देन फाइनली 12th क्लास में मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है एंड आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो वो एक पॉइंट था जब मैंने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए। तो उस समय मैंने, जहाँ सब लोग इनफैक्ट मेरे सारे क्लासमेट्स इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दे रहे थे, मैंने थोड़ा सा हटके बीएससी किया। आई एम अ बीएससी ग्रेजुएट, क्योंकि बीएससी में ग्रेजुएशन में 3 साल लगते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे जल्दी अटेम्प्ट देना था, तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन ज्यादा बेहतर समझा। मैंने बीएससी किया, देन 1 साल प्रिपरेशन की। तो मैंने स्टार्टिंग में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया था एंड 2016 में मेरा पहला अटेम्प्ट था जब मैंने यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में किया। तो कहीं ना कहीं पहला अटेम्प्ट देकर मुझे ये लगा कि कमी रह गई है, चाहे वो गाइडेंस की हो, चाहे मेरी प्रिपरेशन की हो। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए इंदौर जाऊंगी। और वहां जाके मैंने इंदौर जाके, जब मेरा 2017 में पहला अटेम्प्ट था, तो मैं वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से एसोसिएट हुई जिनका एक प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिला। तो जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2017 में मैंने 2 एग्जाम्स के इंटरव्यू दिए थे, स्टेट सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज। बट ड्यू टू जो भी रीजंस है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी, तो दोनों बार सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था। एंड 2018 में मुझे डीएसपी की पोस्ट मिली थी। ग्रेट। सो इन बिटवीन जब आपने देखा कि 12th के बाद बीएससी आपने ऑप्ट किया, जनरली बाकी आपके जो बैचमेट्स थे आपने कहा वो बीई के लिए उन्होंने प्रिफर किया, और तो इसके पीछे क्या इंटेंशन था कि भाई 3 साल ही करके और मैं तैयारी कर लूंगी, या और आर्ट्स की तरफ कभी ऐसा लगा कि नहीं आर्ट्स भी आप एक ऑप्शन ले सकते थे? और क्या सोच रही बीएससी को लेकर, स्पेशली सीएस स्ट्रीम जब आपने ली? एक्चुअली मुझे सीएस कंप्यूटर्स बहुत पसंद था। 11th-12th में मेरा ऑप्शनल था, तो मेरा अलग रुझान था। और अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं आती तो कहीं ना कहीं मैं आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती। तो ग्रेजुएशन तो करना था, तो ग्रेजुएशन करना, तो मैंने सोचा कि ठीक है, यहाँ तो कम से कम जो मेरी चॉइस है मैं उसमें ग्रेजुएशन करूंगी। एंड 3 साल मैंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपना ग्रेजुएशन, मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे ग्रेजुएशन अच्छे से करना है, उसके बाद ही मैं प्रिपेयर करूंगी सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया, साइंस स्ट्रीम से किया, मैथ साइंस, एंड उसमें भी कंप्यूटर चूज किया जो मुझे पसंद था। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करूँ। जनरली जो आपने कहा 2 अटेम्प्ट जब इनिशियली आपने लिए, तो उन 2 अटेम्प्ट्स में मेन जो रीजन क्या लगा आपको, निकल कर क्या है कि ये एक फेल्योर का रीजन रहा? कहीं ना कहीं मेंस में क्या स्कोरिंग जो है बहुत अच्छी नहीं हो पाई, या इंटरव्यू में कहीं आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई? किस स्टेज पर जाके ऐसा लगा कि दोनों में कहाँ प्रॉब्लम है? तो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, देखा जाए तो उसमें कई सारी दिक्कतें थी। शायद प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई, गाइडेंस नहीं मिला और बहुत सारी चीजें।
तो जी। पहला अटेम्प्ट तो हाँ मेरी वीकनेस थी, बट जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की दिक्कत थी। जैसे अगर मेरा अगर सिलेक्शन रुका है तो उसमें इंटरव्यू में तो कम मार्क्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंस में भी मेरे थोड़े कम मार्क्स थे। तो मुझे ये समझ में आया, एक तो टाइम की कमी थी, दूसरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो जब मैंने ये कॉम्बिनेशन बना मेरा 2018 में, प्रॉपर स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई की मेंस में, एंड मुझे प्रॉपर टाइम मिला, नोट्स वगैरह सारे कंप्लीट थे मेरे। तो देखा जाए तो बहुत कुछ सीखा है मैंने अपने फेलियर से, चाहे वो 2017 की बात करे या 16 की बात करे। तो मेन जो मैं फोकस करना चाहूंगी वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, मैंने स्मार्ट वर्क पे फोकस किया। जनरली जो मुझे अपने फेलियर से समझ में आया था स्मार्ट वर्क, उस पर मैंने अप्लाई किया, उस पर मैंने फोकस किया, उसके बेसिस पे मैंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, एंड उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हम जानना चाहते हैं कि वो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी क्या रही जनरली, क्योंकि मेंस को लेके आपने किस तरीके से अपनी प्लानिंग जो है वो बिल्ड की, और आज जो है वो आप अपने मन चाहे मुकाम पर हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी आपने प्लान की? जी, मेंस की ऐसी स्ट्रैटेजी थी कि 2017 में सबसे पहले तो मैंने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई लगा के मैंने अपनी मेंस की कॉपीज देखी थी कि कैसी मार्क होती है पीएससी के तक। तो उसमें मुझे यही समझ में आया कि कहीं ना कहीं उसमें रिप्रेजेंटेशन का एक बड़ा खेल है। जैसे अगर मैं आपको मेंस के बारे में बताऊं, तो मेंस में 3 तरह के आंसर राइटिंग होती है। पहला तो होता है 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स और उसके बाद 15 मार्कर्स। और तीनों क्वेश्चंस की डिमांड अलग होती है। अगर आप 3 मार्कर्स की बात करें तो उसमें 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फोकस करते हैं हम कि 3 पॉइंट्स लिखे, और 3 पॉइंट्स वो बेस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे, और उसके बाद ऑर्डर भी अच्छा सही होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल ले रजिया सुल्तान का ही ले लीजिए, तो उसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो इल्तुतमिश की बेटी थी, इम्पोर्टेंट ये है कि वो फर्स्ट फीमेल सुल्तान। तो अगर आप क्रम से आंसर्स, जैसे अगर आपने पहला पॉइंट ये लिख दिया कि वो इल्तुतमिश की बेटी थी, फिर उसके बाद आप सेकंड पॉइंट ये लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी नंबर कटते हैं। तो जो आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं वो अपने क्लियर रखें, प्रेफरेंस के ऑर्डर पे लिखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना चाहिए तो आप ऐड कर दीजिए, वरना मैं तो ये प्रेफर करूंगी कि आप 3 पॉइंट लिखिए, क्योंकि अगर आप उसमें ज्यादा पॉइंट ऐड करते तो आपको पीछे दिक्कत होती है, पेपर इनकम्प्लीट हो जाता है। फिर देन 6 मार्क्स में मैक्सिमम मेरा जो अप्रोच रही है वो पॉइंट्स में मैंने आंसर राइटिंग की है। तो मैक्सिमम आंसर्स मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, एंड मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी रहा है, जैसे मैप्स के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू, जैसे पेंटागन बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, ऐसे इस तरह मैंने अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट किया है। एटलीस्ट 15 मार्क्स के तो हर क्वेश्चन में मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के थ्रू ही रखा है, क्योंकि एक्चुअली हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो वर्ड लिमिट होती है, जैसे कि 6 मार्क्स की होती है 100 वर्ड्स, 15 मार्क्स की होती है 300 वर्ड्स। अगर हम इतना पूरा लिखे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। दूसरा, 300 वर्ड्स लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम उसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करें तो उसमें एक तो लिखना कम हो जाता है, दूसरा स्पेस प्रॉपर भर जाती है, तीसरा चेक करने में कॉपी बहुत अच्छी लगती है। मतलब अगर आप देखें नॉर्मल, अगर आप चेकर हैं, चेकर की भी आप मेंटालिटी समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले बार अराउंड 8000 लोगों ने मीन्स दिया था, तो उसे 8000 कॉपी, 8000 इंटू 6, 48,000 कॉपीज चेक करनी है उसे रोज रोज वही कॉपी चेक करनी है, वही आंसर चेक करने हैं, तो वो भी बोर हो जाता है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी आंसर कॉपी जो है उसे चेक करवाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि राइटिंग ठीक हो, साफ सुथरा लिखा हो, रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा हो। तो यही कुछ डिफरेंस है, क्योंकि काफी सारे आंसर्स तो चेंज नहीं हो सकते। जैसे अगर पूछा गया है बैटल्स ऑफ पानीपत, 3 बैटल्स ऑफ पानीपत लिखनी है आपको, तो उसमें डिटेल्स तो चेंज नहीं हो जाएगी, ना ही ईयर चेंज होगा, ना ही किसके बीच में लड़ा गया था, कौन जीता था, ये कुछ चेंज नहीं होता, सब वही लिखेंगे। लेकिन फर्क आपके रिप्रेजेंटेशन में पड़ता है, और वही जो है नंबर का डिफरेंस हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट।
ग्रेट ग्रेट। तो मेंस की स्ट्रैटेजी दोस्तों आपने समझी, किस तरीके से डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस की है निकिता जी ने। और भी तमाम चीजें जो हैं मेंस को लेकर जो कंफ्यूजन रहती है कि हमें मॉक टेस्ट जो है, क्या वो मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, मतलब टेस्ट सीरीज किस लेवल पर आपको टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की या कहीं जाके आपको हेल्प मिली टेस्ट सीरीज को लेकर? जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो स्मार्ट स्टडीज की बात की थी, तो सबसे जी पहले मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं जी वो सॉल्व कर लेने चाहिए। ओके क्योंकि मतलब जब 2017 में मेरे पास टाइम कम था, जी तो मैं पास्ट ईयर के पेपर्स लेकर बैठती थी और सिलेबस लेके बैठती थी। जी तो पीएससी में कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हुए हैं, कई सारा एरिया ऐसा है जो बार बार पूछा गया है। तो जी सबसे पहले तो आप सिलेबस में उसको मार्क कर लीजिए जी कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी है, जो जहाँ से आज तक क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, जी वो भी मार्क कर लीजिए। तो जी 2017 में कहीं ना कहीं की थी जो नहीं पूछा गया, तो मैंने पढ़ा भी नहीं था ऑनेस्टली, इतना टाइम। जी तो वो स्ट्रैटेजी वर्क कर भी गई थी, वहां से क्वेश्चंस आए भी नहीं थे और काफी हद तक चीजें ठीक थी। तो कहीं ना कहीं ये करने की जरूरत है। और बाकी मेंस में बस वही आप अच्छे से लिखिए आंसर्स। और टेस्ट सीरीज का ये है कि जब आपने ये सब कुछ कर लिया, उसके जी बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जी पहले मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जी आपको पता चलेगा कि क्या आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है इस लिमिटेड टाइम पीरियड में। जी तो अपने आप को जज करना भी जरूरी है, तो इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज तो जरूरी है। ओके ग्रेट। आगे जो है अगर मैं देखूं तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं मदर बुक्स को लेकर, क्योंकि हम नोट मेकिंग करते हैं। मेंस का टाइम पहले जो है बहुत कम समय मिलता था, जी इस बार आप देखें कोविड-19 सिचुएशन है, लोग घरों में हैं और उनके पास जो है काफी टाइम है इस समय मेंस के लिए। तो क्या इस समय की स्ट्रैटेजी जो है वो जी क्या वो रखें, कहाँ से वो कंटेंट डेवलप करें, नोट्स कहाँ से वो तैयार करें, इसको लेकर क्या आपके सजेशंस हो सकते हैं? जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त स्टूडेंट्स के पास, जी जिनका क्योंकि प्री हो चुका है और इससे पहले इतना टाइम कभी भी नहीं हुआ है प्री और मेंस के बीच में। जी तो क्योंकि रिजल्ट आ गया है, मतलब आंसर शीट आ गई है, तो सबको पता ही है कि उनका होने वाला है या नहीं होने वाला है प्री में, जी उनको मेंस लिखना है या नहीं। तो इस वक्त मैं फोकस करना चाहूंगी छोटी छोटी चीजों पर जी ज्यादा। जी जैसे कि बहुत लोगों को राइटिंग की दिक्कत आती है कि उनके पेपर छूट जाते हैं। जी तो इस समय उन्हें इतना अच्छा टाइम मिला है कि वो अपनी राइटिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, अपने लिखने का तरीका इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब मेरा तो जो था, मैं अगर आपको बताऊं कि इतना मेरी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं थी, जी लेकिन मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की है, सारी चीजें लिख लिख के याद की है। तो उससे दो फायदे हुए मुझे। एक तो मेरी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो गई थी, दूसरा ओके मेरी राइटिंग जो लिखने का तरीका है वो भी इम्प्रूव हो गया था, थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा और बेहतर लिखने लग गई थी। जी तो एक तो मैं इस पे फोकस करना चाहूंगी। दूसरा ये कि जैसे मैंने अभी बताया कि जो जी लास्ट ईयर्स के पेपर है उनकी ओके स्टडी कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उनमें से कोई क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपके नोट्स में नहीं है, जी तो आप वो चीज उनको अपने नोट्स में ऐड कीजिए, अपने नोट्स को अपडेट कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स आप करंट से भी कोट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है और जो कि बहुत रेयर होता है, जनरली सब लोग नहीं करते। ओके तो एग्जाम्पल अगर आप करंट से रिलेटेड कोट कर देंगे, वो एक अपडेशन कर सकते हैं। देन अभी जैसे आपने टेस्ट सीरीज का बोला, तो टेस्ट सीरीज तो है, लेकिन अगर अभी आप टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं, जी तो आप बैठ के ये एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं या अकेले भी। जब आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, जी तो आप इसको सोचिए कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो मैं इसमें 3 मार्क्स में क्या क्या पॉइंट्स लिखूंगा। अब जैसे अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस एकदम ओपन एंडेड होते हैं, जैसे अगर आपको अकबर ही 3 मार्क्स में आ गया, तो जी अकबर का आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है कि पहले तो आप सोचोगे कि 3 कौन कौन से पॉइंट लिखूं, क्योंकि अकबर के बारे में अगर हम लिखना शुरू करेंगे, हमने इतना पढ़ा है कि 1-2 पेज तो हम आराम से लिख सकते हैं। जी तो आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो मेरे आंसर्स कैसे होंगे, मैं कैसे आंसर राइटिंग करूं, मैं अपने आंसर्स को कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, क्या डायग्राम ऐड कर सकता हूं। ये अपने कॉपी को इनोवेट बनाने का जो तरीका है, ये सोच सकते हैं आप।
जी देन नोट्स, आपने जो बुक्स की बात की, जी तो बुक्स के बारे में जो स्टैंडर्ड बुक्स है मैं उसी पे फोकस करना चाहूंगी। सिर्फ बिल्कुल। पॉलिटी की है लक्ष्मीकांत, देन इकोनॉमिक्स की तो मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, लेकिन रमेश सिंह भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लीज पूरी मत पढ़िए, वो बहुत बड़ी बुक है। जी एंड जो उसमें सेलेक्टिव चीजें हैं जो टॉपिक से मिलती है, बस उन्हीं को उतना ही पढ़िए। जी देन ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन पढ़ी थी, लेकिन बर्नवाल भी एक अच्छी बुक है, अगर आप चाहे तो उसमें भी रेफरेंस ले सकते हैं। एंड ओके हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, और कहीं ना कहीं मेरे कोचिंग के नोट्स थे जो जी लगभग इनफ थे, और उसमें से मैंने नेट से और थोड़ा मटेरियल ऐड कर लिया था। ओके एंड तो ये कुछ बुक्स है आप जो उनको रेफर करेंगे। तो और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी जी कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हिंदी, क्योंकि वो ओके स्कोरिंग भी बहुत होता है। जैसे अगर आप मुझसे पूछिए, मेरी जी प्रेफरेंस जॉब थी डिप्टी कलेक्टर, और अगर आज मैं रुक गई हूँ तो कहीं ना कहीं वो हिंदी के वजह से ही है कि हिंदी में कहीं ना कहीं मेरे बहुत कम नंबर थे। बट ओके हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग होता है। तो जनरली जैसे मैं एक इंग्लिश मीडियम से हूँ, और कहीं ना कहीं ठीक है, आई एक्सेप्ट इट कि मेरी गलती है, बट फिर भी मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप हिंदी पर फोकस कीजिए, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत नंबर दे जाएगा। और अगर आप बात करते हैं तो 5-5, 10-10 नंबर से भी बहुत अंतर पड़ता है, जी जो कि आपको इनिशियली समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में ज्यादा समझ में आता है। तो ये कुछ बुक्स है जो आपको फोकस करना चाहिए, इनसे नोट्स लेने चाहिए। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस वक्त, वो ये जी है कि आप ग्रुप स्टडीज करने की कोशिश कीजिए। जैसे ऑब्वियसली लगातार हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हमें ब्रेक की जरूरत रहती है। जी तो उन ब्रेक में हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करें, कि जी मेरा भी एक सर्कल था, ग्रुप था, जिसमें मैं डिस्कस करती थी। कुछ ओके चीजें ऐसी रहती थी जो मुझे याद नहीं हो पाती थी या मुझे पता नहीं रहती, जी इफेक्टिव तरीका। तो आई थिंक ये सब लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस वक्त। ऑलराइट ऑलराइट। इंटरव्यू जब आपने देखा कि हम कॉन्टिन्यूसली दो बार तीन जब आपने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू को लेके क्या कुछ मिसकॉन्सेप्शन थे पहले? ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये चीजें गलत थी, जबकि इंटरव्यू कोई प्रिपरेशन हमें करने की ऐसी जरूरत नहीं होती? या कॉन्फिडेंस को लेकर कितनी श्योर थी आप? कभी क्या कोई मॉक इंटरव्यूज भी आपने लिए? जी जी। तो क्वेश्चन ये है जी, निकिता जी कि मॉक इंटरव्यू को लेके क्या कोई मिसकॉन्सेप्शन थे दिमाग में? और जब आपने कोई मॉक इंटरव्यूज लिए तो क्या कुछ कॉन्फिडेंस को लेकर कितनी श्योर थी आपकी, नहीं इस बार जो है मैं फोड़ दूंगी? मॉक इंटरव्यूज जो मैंने दिए थे, मुझे याद है मेरा पहला जो मॉक इंटरव्यू हुआ था, जी तो उस समय मैं इतनी ज्यादा प्रिपेयर नहीं थी। और जैसे ही रिजल्ट आ गया था, एक तो मैं उस समय रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आ गया। फिर इंटरव्यूज की डेट भी पास में थी, तो मैंने मॉक इंटरव्यू दे दिया था। जी तो जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो शायद मुझे नहीं आए, और वो एक्सपीरियंस था, वो कुछ खास अच्छा नहीं था मेरे लिए वो एक्सपीरियंस। ओके तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, सारी चीजें थी मॉक इंटरव्यूज में। और मैंने मॉक इंटरव्यू काफी 2-3 जगह दिए हैं, जी जिसमें अगर मैं कौटिल्य के बारे में बोलूँ तो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही आए थे, वही बैठे थे बोर्ड में, ओके तो मैंने उनके सामने इंटरव्यू दिया था। तो ओके अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने फिर 2-4 इंटरव्यू दिए तो फिर मैं यूज टू हो गई। और इंटरव्यू के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जी जैसे अगर आप पीएससी में भी इंटरव्यू देने जाते हैं, जी तो वहां पे आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, और ये चेक होता है कि आप जिन सर्विसेज में आ रहे हो वहां पे जी क्या आप काम कर पाओगे। क्योंकि उन्हें नॉलेज चेक नहीं करना, आपने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, तो ये इस बात का सबूत है कि आपके पास नॉलेज तो बहुत है। जी लेकिन मतलब आप जिस सर्विसेज में जा रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। अब जैसे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, डीएसपी की पोस्ट है, आपको एक पूरा सब डिविजन चलाना है। जी तो उसमें आपके पास लाखों तरीका का स्ट्रेस रहेगा, बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ेगा। तो क्या आप
नए लोगों से बात करने को रेडी है? क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं? क्या आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें देखी जाती है कहीं ना कहीं इंटरव्यू में। और हाँ, मॉक इंटरव्यूज इम्पोर्टेंट होते हैं, मेरे लिए तो था इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने काफी सारा सुधार किया था उन इंटरव्यूज के दौरान। और अपने इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो 24 सर का बोर्ड था मेरा। मतलब मैंने कई सारे बोर्ड में, क्योंकि मेरे 3 इंटरव्यूज हुए थे, तो मैंने मेहरा सर के बोर्ड में, सीमा मैम के बोर्ड में और 24 सर के बोर्ड में इंटरव्यूज दे दिए हैं। जो सबसे मतलब अलग इंटरव्यू था वो 24 सर का ही था, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जाने जाते हैं स्ट्रेस इंटरव्यू के नाम से। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस इंटरव्यू लिया था, हर बात पे नकारना, हर बात पे ये कहना कि अरे तुमको मतलब नॉर्मल कि आप गलत बोल रहे हो, आप ये सही नहीं बोल रहे हो, कहीं ना कहीं हर बात पे निगेट करना। तो वो कहीं ना कहीं मेरा पेशेंस लेवल चेक करना चाह रहे थे, जो कि इस जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अभी मैं फील्ड में आके फील भी कर रही हूँ इस बात को। तो ये सब चीजें, एंड होपफुली कहीं ना कहीं मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा कि जिसके कारण मुझे एक हेल्दी स्कोर मिला था इंटरव्यू में। तो ये सारी बातें होती है इंटरव्यू को रिलेटेड। ग्रेट। अभी जब आप फील्ड में हैं तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो लगता है ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन अभी जब फील्ड में हैं और ये कोविड-19 सिचुएशन में पुलिस जो है एक बखूबी फ्रंटलाइनर के तौर पर काम कर रही है, जो माइग्रेंट्स हैं उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए, और इसके साथ साथ आप जो है पुलिसिंग भी अपनी जारी रखे हुए हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो है लोगों को राशन और ये सारी चीजें भी अवेलेबल करा रहे हैं। तो कितना क्या चैलेंजिंग है अभी का आपका रूटीन? देखिए, वैसे तो पुलिस के साथ और जो डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी है, जो पूरा प्रशासनिक अमला है, ये सारे भी फोर फ्रंट्स पे है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल मैं मानूंगी वो पुलिस का, क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ पेशेंट से डील करना पड़ता है, लेकिन पुलिस को ना सिर्फ पेशेंट्स, ना सिर्फ जो मजदूर है, बल्कि सारे पब्लिक से डील करना पड़ता है। तो अभी जो प्रेजेंटली चैलेंजेस है वो ये है कि लोगों को लॉकडाउन फॉलो करवाना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाना, देन ये इंश्योर करना कि वो लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, अननेसेसरी उनका मूवमेंट रोकना, देन जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं वो भी अपने आप में उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी ड्यूटी थी, मैं एक चेक पॉइंट पे ड्यूटी कर रही थी, वहां पे मजदूर आए थे कुछ बेचारे पैदल चल के धूप में, अभी क्योंकि हम सब जानते हैं मजदूर की स्थिति में आ रहे हैं। तो वो जब आ रहे थे तो हमारा काम ये था कि हम उन्हें खाना खिलाते थे और फिर व्हीकल का अरेंजमेंट करके उन्हें एक जिले से दूसरे जगह भेजते थे। तो जब वो आते हैं आप उनको सिंपल सा खाना खिलाओ, कोई छप्पन भोग नहीं लगा रहे हो, कुछ नहीं, सिंपल सी दाल रोटी भी आप खिला दो, उनके चेहरे पे वो जो खुशी थी वो जब वो सब देखने का मौका मिलता है तब ऐसा लगता है, तब आता है जॉब सेटिस्फैक्शन, ऐसा लगता है कि हाँ हम सही जगह है। तो ये सारी चीजें, ये सारे चैलेंजेस है, प्लस जो आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की कि हाँ इस समय कम्युनिटी पुलिसिंग की भी जरूरी है। जैसे मेरी पोस्टिंग निवाड़ी जिले में है, तो यहाँ के एक इनिशिएटिव के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जैसे जो भी गांव है, गांव के बाहर एक पर्सनल चेक पोस्ट बना दिया गया है, जो कि जिसमें जो है गांव के लोग ही काम करते और वो इंश्योर करवाते, जो भी लोग आते जाते हैं वो इनसे इंश्योर करवाते कि आप अननेसेसरी जाइए मत, अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो ही बाहर जाइए। तो क्या होता है, पुलिस की तो फिर भी चलो अगर बोले कि इंसान थोड़ा नेगेटिव इमेज जाता है, लेकिन जब आपके गांव वाले ही आपको रोकते हैं तो आप फिर कुछ कर नहीं पाते उसका। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सामने आया है हमारे जिले में निकल के। एंड हमारे जिला अभी तक, मैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, तो अभी तक ग्रीन जोन में है, वहाँ एक भी केस नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो ये कुछ चैलेंजेस है, बट फिर भी जब आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ चैलेंजेस है, आपको फेस करना है, लेकिन एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी दे जाता है कि आपको इस टाइम पे जब मतलब सब लोग घर पे है, जब ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तब आपको काम करने का मौका मिला। तो सच में मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, एंड इनफैक्ट आई रियली फील प्राउड एज अ पुलिस ऑफिसर। तो यूजुअली जब रिजल्ट आया था तब तो इतना मुझे लगाव नहीं था यूनिफॉर्म जॉब के लिए, लेकिन सिंस जब मैं काम कर रही हूँ तो ये लगाव और बढ़ता ही जा रहा है। ग्रेट ग्रेट।
तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत बढ़िया काम करते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें। नाउ कंक्लूसिव क्वेश्चन यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज अपनी तरफ से उन स्टूडेंट्स को जरूर दें जो अभी घरों में हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, तो क्या कुछ मैसेज आप देना चाहती हैं फाइनली उनको? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप प्लीज पढ़ाई कीजिए और सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप बस इस चीज को इमेजिन कीजिए, अपनी फाइनल लिस्ट में अपना नाम इमेजिन करें कि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आएगा। उस चीज को सोचिए कि उस दिन आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, आपसे जो लोग एसोसिएट है कितने खुश होंगे। जब भी आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो क्योंकि बहुत पीएससी ऐसा एग्जाम है, आपको बहुत सारे नेगेटिव एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए पॉजिटिव एग्जाम्पल्स पर फोकस करने की, अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिए, क्योंकि इस वक्त पेपर डिले हो रहा है तो इसलिए बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स है, मेरी रेगुलर बात होती है, लेकिन आप फिर भी अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी बना के रखिए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम मिला है आपको, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस करने की, हर एक चीज अपने आप को परफेक्ट करने की। तो बस आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि दिस इज योर फाइनल अटेम्प्ट, आपको जो करना है अपना बेस्ट करना है, इस अटेम्प्ट में कर लीजिए और इस अटेम्प्ट में आप अपनी मनचाही पोस्ट जो है लीजिए। तो मैं बस यही बोलूंगी कि लॉकडाउन, क्योंकि देखा जाए तो सबको लॉकडाउन का मौका, मतलब सबको घर में रहने का मौका नहीं मिलता। आप बहुत लकी है कि आपको अपने फैमिली के साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो अपने टाइम को, फैमिली टाइम को एंजॉय कीजिए, प्लस अपनी स्टडीज भी एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू निकिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ब्यूटीफुल जर्नी आपकी शेयर करने के लिए। आई होप कि ये जो इंटरव्यू है ये लाखों लोगों की हेल्प करने वाला है जो पीएससी एग्जाम लेंगे, अटेम्प्ट्स लेंगे, एंड हैट्स ऑफ टू योर वर्क, हैव अ गुड डे अहेड। जी थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू में जुड़ के। थैंक यू।